नमस्कार दोस्तों, मैं डिस्कवरी फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। आज हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, लेकिन बीच में यहाँ पे क्या होगा, ये आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हुआ होगा। अब बात हम करते हैं कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम उस प्रश्न में पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, तो इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों जो प्लेटें, समांतर प्लेटें, इनके बीच की दूरी बहुत कम रखी जाती है। अब बहुत अधिक कम भी नहीं रखी जा सकती, तो उसके बीच की प्रभावी दूरी को कम करने के लिए हम इन दोनों प्लेटों के समांतर हम यहाँ पे एक परावैद्युत माध्यम रख देते हैं। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में इस प्रकार से आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम तथा आंशिक रूप से वायु हो। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, तो हमारे पास में यहाँ पे एक प्लेट है जिसको हम पृथक्कृत प्लेट कहते हैं, और जो दूसरी प्लेट होती है ये इसका संबंध हम पृथ्वी से करते हैं। अब इस दोनों प्लेटों के बीच हमने परावैद्युत माध्यम रखा है, परावैद्युत पदार्थ रखा है। इसकी जो मोटाई है, इस मोटाई को हमने कह दिया यहाँ पे टी मोटाई वाला एक परावैद्युत माध्यम है। उसके बाद इसको हमने कह दिया यहाँ पे के। जब हम इस प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये आवेश इस प्लेट पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसको हमने इस प्रकार से प्लस आवेश दे दिया। अब क्या होगा कि अच्छा, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते किंतु विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे समाज में कुछ लोग होते हैं जो झगड़ा करवा देते हैं लेकिन झगड़े में शामिल नहीं होते, उसी प्रकार से फिजिक्स में ये परावैद्युत पदार्थ होते हैं। केमिस्ट्री में ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो सामान्य रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करवा देते हैं लेकिन क्रियाओं में भाग नहीं लेते। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये ऐसा प्रदर्शित करेंगे कि इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है लेकिन ये अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते। ऐसे पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो इसके अणु ये संरेखित हो जाएंगे और ये इस प्रकार से इस साइड में ये माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके दूरवर्ती तल पर यहाँ पे ये प्लस चार्ज आ जाएगा। प्रेरण के द्वारा क्या होगा कि अब इस प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर, यानी कि जो इस साइड की जो इसका जो तल है, इस तल पर यहाँ पे माइनस आवेश प्रेरित हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा, और दूरवर्ती तल पर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश होगा। अब इसके बाद हम इस प्लेट बी का संबंध यहाँ पे जब हम पृथ्वी से कर देते हैं, तो ये हमने इसका संबंध कर दिया पृथ्वी से। तो जैसे हमने इसका संबंध पृथ्वी से किया तो ये प्लस क्यू आवेश कहाँ चला जाएगा, ये पृथ्वी में चला जाएगा। अब प्रश्न ये आता है ये माइनस क्यू आवेश भी क्यों नहीं चला गया। तो जो माइनस क्यू आवेश है वो इस प्लेट ए के प्लस आवेश से बद्ध होता है, जबकि ये जो होता है ये इससे स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है। यही कारण होता है कि ये जो प्लस आवेश है ये पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। प्लस आवेश पृथ्वी में जाने का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर आएंगे। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम यहाँ पे डी लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए तो ये परावैद्युत माध्यम हो गया, परावैद्युत पदार्थ हो गया, और यहां से यहां तक ये यहाँ पे वायु भरी होगी और यहाँ पे भी इनके बीच वायु उपस्थित होगी। अब इन दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम है और वायु परत की मोटाई यदि हम ज्ञात करें तो इस पूरी दूरी, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमारे पास में डी है। इस डी में से हम परावैद्युत माध्यम की, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई को घटाते हैं तो हमारे पास में वायु परत की मोटाई आ जाएगी। तो वायु परत की मोटाई डी में से हम इसको घटा देंगे तो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई टी और वायु परत की मोटाई हमारे पास में आ जाएगी डी माइनस टी। ठीक, अब इसमें थ्योरी यदि हम लिखें तो हम लिखेंगे इसमें कि माना कि चित्र में ए
और बी संधारित्र की दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है। इनमें से प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। इन दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाला टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। इस प्रकार दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम तथा डी माइनस टी मोटाई की वायु परत है। अब यदि इस प्लेट ए को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से है, इसको हमने पृथ्वी कह दिया, तो ये प्रेरित प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट बी पर केवल माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो प्लेट ए पर प्लस आवेश और प्लेट बी पर केवल माइनस आवेश रह जाता है। यदि प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो प्लेट बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा, जहां सिग्मा इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन होता है ए। अब यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो विद्युत क्षेत्र हमारे पास में दो प्रकार से है यहाँ पे, एक तो वायु परत के अंदर विद्युत क्षेत्र और दूसरा विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो हम पहले इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर देखें तो अब परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने यहाँ पे कह दिया E1 इक्वल, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, ये सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, जहां एप्सिलॉन जीरो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होगी। अब हम इस समीकरण 1 से यहाँ पे सिग्मा का मान रख देते हैं, तो E1 इक्वल क्यू अपॉन के एप्सिलॉन जीरो ए, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। ये परावैद्युत माध्यम के अंदर या परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी प्रकार से हम इस वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि इसी प्रकार वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये तीव्रता को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे E2 इक्वल, तो यहाँ पे K के स्थान पे हम रख देंगे 1, तो ये E2 इक्वल हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये परावैद्युत पदार्थ के अंदर, परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E2 क्या है, ये वायु परत के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं, तो अब दोनों प्लेटों ए व बी के मध्य विभवांतर, तो ये विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमने पिछले कुछ लेक्चर में देखा है कि विद्युत क्षेत्र, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के मध्य संबंध, तो हमारे पास में जैसे दो बिंदु रहते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हमने dx दर्शाया, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ये इसको लिख दिया अपने विभवांतर, तो ये विभवांतर होता है dv। तब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल पढ़ा है dv अपॉन dx, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। यदि यहां से हम इस dv का मान निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं dv इक्वल क्या हो जाएगा, E इंटू dx। कहने का तात्पर्य अब हमको विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुणित दूरी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे विभवांतर ज्ञात करेंगे, तो विभवांतर भी हमारे पास में दो प्रकार से होगा, एक तो इसके अंदर विभवांतर और एक इसके अंदर विभवांतर, तो दोनों विभवांतर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसकी बात करें तो इसके मध्य विभवांतर ज्ञात करते हैं, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1, तो इस सूत्र के अनुसार E के स्थान पे लिख देंगे हम E1 और dx, यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो dx के स्थान पे क्या आ जाएगा, ये t, तो लिख दिया t प्लस। अब वायु परत के अंदर, तो वायु परत की मोटाई है d माइनस टी, ये वायु परत की मोटाई है, और वायु परत के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2, तो इसको लिख देंगे E2 और ब्रैकेट में आ जाएगा वायु परत की मोटाई यानी कि d माइनस
टी हो जाएगा ये। अब हम यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से E1 E2 का मान रखते हैं, तो ये हमारे पास में विभवांतर आ जाएगा V इक्वल E1 का मान Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A इंटू टी प्लस Q अपॉन E2 का मान एप्सिलॉन 0 A और ये D माइनस T। इसमें से जो कॉमन निकाल रहा है उसको निकाले, तो ये अंश निकल जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। अब ब्रैकेट में जो बचेगा उसको लिखते हैं, तो यहां से क्या बचाएगा, K निकल गया कॉमन, Q निकल गया और एप्सिलॉन 0 A निकल गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे T अपॉन K प्लस यहाँ पे D माइनस T। अब ये जो संधारित्र है, यदि इसकी धारिता C है तब इसको लिखते हैं कि यदि इस संधारित्र की धारिता C है तब ये C इक्वल हो जाएगा Q अपॉन V। हम इस समीकरण से यहाँ पे V का मान रखेंगे, तो C इक्वल Q और V के स्थान पे Q अपॉन एप्सिलॉन D अपॉन K प्लस D माइनस T। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हर का हर अंश में चला जाएगा, तो C इक्वल एप्सिलॉन 0 A और अपॉन T अपॉन K प्लस D माइनस T। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं C इक्वल एप्सिलॉन 0 A और अपॉन में इसको लिख देते हैं D माइनस T प्लस T अपॉन K, या C इक्वल एप्सिलॉन 0 A और अपॉन ये D माइनस, इसमें से माइनस T कॉमन निकाला तो यहाँ बच जाएगा ये 1 और माइनस यहाँ से 1 अपॉन K। और यही आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। अब इसमें हम कुछ विशेष परिस्थितियां भी देख सकते हैं, जो आपको केवल याद भर रखना है कि विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसमें देखिए कि यदि इन दोनों प्लेटों के बीच ये परावैद्युत माध्यम के स्थान पे यदि हम कोई धातु की प्लेट रख देंगे तब क्या होगा। यदि यहाँ पे इन दोनों प्लेटों के बीच हम धातु की प्लेट रख देंगे तो यहाँ से जो आवेश देंगे ये सीधा का सीधा आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, तब ये संधारित्र की तरह कार्य नहीं करेगा। ये फर्स्ट कंडीशन, दोनों प्लेटों के बीच हमने क्या कर दिया, धातु की प्लेट रख दी, तब ये संधारित्र की तरह कार्य नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि यदि ये जो परावैद्युत माध्यम है इसको इन दोनों प्लेटों के बीच भर दे, तो उस समय T इक्वल हो जाएगा D। जब T इक्वल D हो जाएगा तो यहाँ पे हम देखें इस इक्वेशन में T के स्थान पे हम रख रहे हैं यहाँ पे D, तो D रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा D प्लस D और माइनस D, तो ये D से D कैंसिल, तो ये जो व्यंजक है ये आ जाएगा हमारे पास में C इक्वल एप्सिलॉन 0 A और अपॉन D अपॉन K। इसको हर का हर अंश में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम, पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो, तब हमारे पास में ये व्यंजक आता है। अब यदि ऐसा हो, थर्ड कंडीशन की दोनों प्लेटों के बीच वायु परत हो, जब वायु परत होगी तो ये T इक्वल हो जाएगा 0। अब यदि इसमें हमने T इक्वल 0 रख दिया तो यहाँ पे भी 0 भाग देंगे, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, जो कि हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं।